जय हिंद। पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी पर आज मैं DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस 2018 का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन के लिए लाया हूं। ये क्वेश्चन पेपर 5 अगस्त 2018 को हुआ था और ये मेल कैंडिडेट्स के लिए जो क्वेश्चन पेपर होता है वो है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। आप ये जान लें कि DSSB का PGT जो पॉलिटिकल साइंस या किसी भी विषय का पेपर होता है उसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या 300 होती है, जिसमें 100 क्वेश्चन GS के होते हैं। वो 5 पार्ट्स में बटे होते हैं, 20 हिंदी, 20 इंग्लिश, 20 रीजनिंग, 20 मैथ्स और 20 GS। उसके बाद 200 क्वेश्चन बचते हैं, जिसमें 180 क्वेश्चंस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के होते हैं, जिस भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल किए हैं, और 20 क्वेश्चंस लास्ट में टीचिंग पेडागोजी के होते हैं। तो इसका मतलब है कि टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं हमारे सब्जेक्ट के। तो उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन चूंकि 180 क्वेश्चंस बहुत अधिक हो जाते हैं, एक वीडियो में संभव नहीं है, इसलिए हम इसकी 2 वीडियो बनाएंगे। पहली वीडियो में हम 90 क्वेश्चंस हल करेंगे और जो बाद वाली दूसरी वीडियो है उसमें 90 क्वेश्चंस हल करेंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम रोज़ एक किसी क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे आगे आने वाले समय में। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 190 से शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 280 तक पहुंचेंगे। ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है, लेकिन आप ये जान लें कि हिंदी मीडियम की जो ट्रांसलेशन होती है इंग्लिश से हिंदी में जो ट्रांसलेशन, तो उसमें काफ़ी भारी मिस्टेक्स देखने को मिलती हैं। इसलिए जो भी अभ्यर्थी हिंदी मीडियम के हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जब भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हों तो एक नज़र इंग्लिश ट्रांसलेशन पर भी ज़रूर रखें। क्वेश्चन नंबर 190 190 है। अकॉर्डिंग टू मार्गेनथाउ द बेस्ट मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग पीस इन ए सोसाइटी ऑफ सॉवरन नेशन इज़। यानी मार्गेनथाउ के अनुसार संप्रभु राष्ट्रों के समाज में शांति बनाए रखने का सर्वोत्तम साधन है राष्ट्रहित, कूटनीति, विदेशी व्यापार या स्वशासन। तो इसमें आपको पता है कि कूटनीति वो साधन है जिसके माध्यम से राष्ट्रों के बीच शांति बनाए रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 191 द टर्म सिटी स्टेट इज़ जनरली एसोसिएटेड विद। शहर राज्य शब्द या नगर राज्य शब्द सामान्यतः इससे संबंधित है प्राचीन इजिप्ट से, प्राचीन ग्रीस से, प्राचीन चीन से, तीनों में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि सिटी स्टेट जो शब्द है वो ग्रीक से यानी प्राचीन यूनान से जुड़ा हुआ है। यूनानी भाषा में पोलिस शब्द होता है, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जब हम करते हैं तो सिटी स्टेट बनता है। उस समय में प्लेटो अरस्तु के समय में वहाँ पर सिटी स्टेट्स यानी नगर राज्य हुआ करते थे, जिनकी जनसंख्या बहुत कम होती थी। आपको पता होगा कि प्लेटो ने भी आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 बताई है। अब आज के संदर्भ में यदि हम देखें, जब हम राष्ट्र राज्य के समय में जी रहे हैं, तो 5040 किसी एक बड़े गांव की ही जनसंख्या हो जाती है। इसलिए वहाँ पर जो संकल्पना थी राज्य की वो सिटी स्टेट की संकल्पना थी। यह कथन जो कहता है कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है, यह इनका आरोपण है। यानी ये किसका विचार है इनमें से? आदर्शवादी, मार्क्सवादी, अराजकतावादी या व्यक्तिवादी? तो जहाँ तक अराजकतावादियों का सवाल है तो उनका मूल विचार यह है कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है, अननेसेसरी ईविल है। वो तो राज्य को समाप्त कर देने के पक्ष में है। व्यक्तिवादी ये कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। वो मानते हैं कि स्टेट एक ईविल है, लेकिन फिर भी ये मैंडेटरी है, आवश्यक है, क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जिनको राज्य नामक संस्था ही बेहतर ढंग से कर सकती है, और वो काम जो हैं वो मुख्यतः सुरक्षा और कानून व्यवस्था संबंधी हैं। मार्क्सवादी भी ये कहते हैं कि अंततः राज्य को समाप्त हो जाना है। मार्क्स का एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि द स्टेट विल विदर अवे। राज्य विलुप्त हो जाएगा, राज्य लुप्त हो जाएगा। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, शायद कोई क्वेश्चन भी है आगे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आदर्शवादियों का है। आदर्शवादी राज्य को एक अच्छी संस्था मानते हैं। आपने हीगल का स्टेटमेंट सुना होगा, द स्टेट इज़ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। आदर्शवादी ये मानते हैं कि स्वतंत्रता और अधिकार राज्य के आदेशों का, राज्य की आज्ञाओं का पालन करने में ही है। कानूनों को सही ढंग से पालन करना, कानूनों की सीमाओं में रहना ही हमारी सच्ची स्वतंत्रता होती है। तो ये जो विचार है ये आदर्शवादियों से जुड़ा हुआ है। 193 राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह मत इनसे संबंधित है। तो इसको हमने जस्ट अभी पहले डिस्कस किया। राज्य को एक आवश्यक बुराई, नेसेसरी इविल बताते हैं व्यक्तिवादी।
इंडिविजुअलिस्ट विचारक। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक और बात बता दूं मैं कि ये जो कुतर्की शब्द है ये इन्होंने सोफिस्ट के लिए यूज़ किया है। सोफिस्ट ऐसे पेड टीचर थे जो आमतौर पर ऑरेटरी यानी कि भाषण कला की शिक्षा देते थे। वो पेड टीचर्स होते थे, उनको पैसे दे करके लोग उनसे भाषण कला और राजनीति का ज्ञान लेते थे। 194 कानूनी अधिसत्ता पॉलिटिकल सॉवरेनिटी की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की? लीगल सॉवरेनिटी की संकल्पना को पहली बार हॉब्स ने प्रस्तुत किया था। हॉब्स एक इंग्लैंड का दार्शनिक है जो सामाजिक संविदा सिद्धांत के लिए जाना जाता है और उसका मानव स्वभाव संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है जो अक्सर पूछा जाता है कि द मैन इज़ बाय नेचर ए सॉलिडेटरी पुअर नेस्टी ब्रूटिश एंड शॉर्ट एनिमल। मनुष्य स्वभाव से दीनहीन दरिद्र एकांगी पाशविक प्राणी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 1651 में उसकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी लेवायथन, जिसमें उसने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 195 यदि अधिसत्ता संपूर्ण नहीं है तो कोई राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात करता है जॉन ऑस्टिन। आपने उसकी एक परिभाषा सुनी होगी कि यदि एक निश्चित मानव श्रेष्ठ स्वभावतः किसी अन्य मानव श्रेष्ठ के आदेशों का पालन करने का अभ्यस्त ना हो और उस मानव श्रेष्ठ के आदेशों का पालन राजनीतिक समाज स्वभावतः करता हो तो उस निश्चित मानव श्रेष्ठ सहित वह समाज एक राजनीतिक समाज है। ये संप्रभु की परिभाषा है जॉन ऑस्टिन की। संप्रभुता का जो विचार है, संप्रभुता को राज्य की आत्मा कहते हैं। हमको पता है कि राज्य के 4 तत्व होते हैं, क्रमशः जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो संप्रभुता को राज्य की आत्मा कहा जाता है। कहीं पर भी तीनों तत्व जो पहले मैंने बताए शुरुआती, उनके होने के बावजूद भी वो राज्य नहीं बन पाता है यदि उसके पास संप्रभुता ना हो। संप्रभुता के विचार को लेकर के 2 विचारधाराएं हैं, एक मोनिस्टिक थियरी ऑफ सॉवरेनिटी और एक प्लूरलिस्टिक थियरी ऑफ सॉवरेनिटी। मोनिस्टिक थियरी ये बात करती है कि जो संप्रभुता है वो एक ही जगह केंद्रित होती है, जिसमें बोंदा, हॉब्स, जॉन ऑस्टिन और ग्रोसियस ये 4 महत्वपूर्ण विचारक आते हैं। जहाँ तक प्लूरलिस्टिक सॉवरेनिटी की बात है तो उसमें लॉस्की, मैटलैंड, गियर के, फिगिस, इन सब के नाम ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 196 डी जूरी सॉवरेनिटी का मतलब है। डी जूरी और डी फैक्टो 2 प्रकार की सॉवरेनिटी जब हम उसको डिवीज़न करते हैं तो हम देखते हैं। डी जूरी का मतलब ये है कि संविधान द्वारा जब एक व्यक्ति को शासन करने का कानूनी अधिकार दे दिया जाता है लेकिन उस सत्ता का प्रयोग वास्तव में कोई दूसरा कर रहा होता है। हम इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं कि जैसे पाकिस्तान है, उसमें कहीं ना कहीं जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो निर्वाचित सरकार है, वो डी जूरी सॉवरेनिटी का प्रतीक है, यानी कानूनी रूप से, विधिक रूप से जिसको सत्ता दी गई है, लेकिन वास्तव में वहाँ पर उसका प्रयोग कौन करता है? उसका प्रयोग सेना करती है, उसका प्रयोग वहाँ पर कट्टरपंथी जो तत्व हैं वो करते हैं। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, एक व्यक्ति को शासन करने का और आज्ञाकारिता वश में रखने का कानूनी अधिकार। क्वेश्चन नंबर 197 लोकतांत्रिक प्रणाली को सरकार में लोक अधिसत्ता इसमें निहित रहती है, यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो सॉवरेनिटी है वो किस में रहती है? तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में सॉवरेनिटी लोगों में रहती है, पीपल में रहती है। ये बहुत कॉमन सी बात है। पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात करने वाला पहला विचारक जीन जैक्स रूसो है जो फ्रांस का है और जिसने सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया था। 1762 में उसने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी थी दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें उसने मानव को स्वभाव से आदर्श बर्बर, नोबल, सैवेज कहा था। क्वेश्चन नंबर 198 हॉब्स के अनुसार प्रकृति का राज्य इसका युग था, यानी हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? शांति और अभाव की, धार्मिक शासन की, निरंतर संघर्ष की, शांति और समृद्धि की। तो अभी जस्ट पहले मैंने हॉब्स के मानव स्वभाव संबंधी विचार को बताया था कि वो मानव को स्वभाव से सॉलिडेटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट बताता है, दीनहीन, दरिद्र, एकांगी और पाशविक कहता है। तो आप ये अनुमान कर सकते हैं कि जहाँ पे लोग ऐसे होंगे, लोगों का स्वभाव ऐसा होगा, वहाँ पर जो अवस्था है वो कैसी होगी? तो वो निरंतर संघर्ष की अवस्था थी, म्यूचुअल वॉर
कहते हैं इसको, इसकी अवस्था थी। इसके विपरीत जॉन लॉक ने कहा था कि मनुष्य स्वभाव से झगड़ालू नहीं है, बल्कि वो शांतिप्रिय प्राणी है और वो एक सामाजिक प्राणी है। हालांकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये मूलतः अरस्तू का स्टेटमेंट है, लेकिन लॉक ने उसकी प्रकृति को ऐसा माना था, शांतिप्रिय है और समाज में मिलजुल कर रहना चाहता है। रूसो का मैंने आपको बताया कि रूसो ने मानव स्वभाव के संबंध में कहा था कि मनुष्य एक आदर्श बर्बर है, नोबल सैवेज है। क्वेश्चन नंबर 199, किसने कहा कि आदमी जन्म के वक्त आज़ाद है और बाद में हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है? मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र वह जंजीरों में जकड़ा रहता है। रूसो, लॉक, मार्क्स, अरिस्टोटल। तो ये स्टेटमेंट जो है ये रूसो का है। लॉक के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, वह उदारवाद का जनक है और उसकी दो बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं। पहली है टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट और दूसरी है एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। मार्क्स एक वैज्ञानिक समाजवादी है। एरिस्टोटल राजनीति विज्ञान के जनक हैं और उनकी एक किताब है डी पॉलिटिकस। तो उसको जब इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो दी पॉलिटिक्स हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 200, किसने दावा किया था कि राज्य आखिरकार मुरझा जाएगा? एरिस्टोटल, गांधी, मार्क्स, कांट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कार्ल मार्क्स का है और उसका ये विचार है कि चूंकि राज्य जो है वो बुर्जुआ वर्ग की कार्यकारिणी समिति है, उसका अस्तित्व में ही इसलिए आया है वो, ताकि जो बुर्जुआ वर्ग है, जो स्वामी वर्ग है, उसको वो सब साधन मुहैया करा सके जिसके माध्यम से वो बहुसंख्यक वर्ग पर शासन कर सके और उनको अपने वश में रख सके। इसलिए साम्यवादी अवस्था में जब कोई वर्ग नहीं रह जाएगा तो राज्य का भी कोई वजूद नहीं रह जाएगा और राज्य धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा, उसका कोई काम नहीं बचेगा। तो ये मार्क्स का स्टेटमेंट है। गांधी की अगर हम बात करें तो गांधी राज्य के संबंध में दार्शनिक अराजकतावादी हैं, फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट हैं। उनकी संकल्पना राम राज्य की है। संसद और संविधान इसके उपकरण है। आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और कानूनी न्याय। तो संविधान और संसद कानूनी न्याय, लीगल जस्टिस के उपकरण है। यद्यपि आपको पता होगा कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तीनों की संकल्पना दी गई है और इनका क्रम भी यही है। ये क्वेश्चन कहीं पूछा जा सकता है कि संविधान की उद्देशिका में जो 3 प्रकार के न्याय हैं उनका क्रम क्या है, तो इनका क्रम है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 202, कौन सी योजना के प्रस्ताव से संविधान सभा स्थापित हुई थी? क्रिप्स मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, माउंटबेटन प्लान, इनमें से कोई नहीं। तो ये संविधान सभा कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत स्थापित हुई थी और इसका चुनाव इसी के तहत हुआ था। 389 सदस्य थे टोटल संविधान सभा में, लेकिन लास्ट दिन जब संविधान बनकर तैयार हो गया और उस पर सिग्नेचर करने की बात आई तो 284 सदस्यों ने इस पर साइन किए थे। क्वेश्चन नंबर 203, निम्न में से किसे संविधान का हिस्सा नहीं माना जाता? दबाव गुट, मूलभूत कर्तव्य, मूलभूत अधिकार, प्रस्तावना। तो आपको पता है कि प्रस्तावना संविधान का बहुत शुरुआती हिस्सा है। जब हम संविधान को खोलते हैं तो सबसे पहले हमको प्रस्तावना या उद्देशिका, जिसको प्रियम्बल कहते हैं, वो पढ़ने को मिलती है। मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक उल्लिखित हैं। मूलभूत कर्तव्य 42 में संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर, और ये संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51 क में उल्लिखित हैं। शुरुआत में 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़ दिया गया। अतः अब मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 11। क्वेश्चन नंबर 204, भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता रहा था शुरुआत में कि कुछ गलत ट्रांसलेशन होती है, तो इसमें अनुच्छेद न पूछ करके ये शेड्यूल पूछी गई हैं। मूलतः भारतीय संविधान में 8 शेड्यूल थी। पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची, जिसमें भूमि सुधार संबंधी व्यवस्था कानून है। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, जिसमें दल बदल संबंधी प्रावधान है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, जिसमें पंचायती राज के 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो 1 जून 1993 को लागू हुआ था, उसमें जो नगर पालिकाएँ हैं, शहरी स्थानीय शासन की संस्थाएं हैं, उनसे संबंधित 18 विषयों की चर्चा की गई है। तो ये शेड्यूल पूछी गई हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 205,
संविधान के कौन से भाग में मूलभूत अधिकारों के बारे में जानकारी मिलती है? ये बहुत सरल सवाल है। भारतीय संविधान के भाग 3 में जो आर्टिकल 12 से 35 तक है उसमें मौलिक अधिकारों की जानकारी मिलती है। मूलतः भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 जो 1979 को लागू हुआ के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर एक कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है और उसको संविधान में ही आर्टिकल 300A या 300 क में उल्लिखित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 206, हर वर्ष मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को हर वर्ष मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। आपको पता होगा कि 10 दिसंबर 1948 को ही संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किया था, इसीलिए इस दिन को हम मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। इस जो ये पूरा इसका चार्टर है इसमें 30 अनुच्छेद हैं और ये जो मौलिक अधिकारों का मानवाधिकारों का चार्टर जो है इसको एलेनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में बनी एक समिति ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 207, मानवाधिकारों के पीड़ितों के लिए हॉटलाइन व्यवस्था इस प्रकार उपलब्ध है। तो ये 24 आवर्स उपलब्ध है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 208, अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य, TH ग्रीन, प्लेटो, अरिस्टोटल। आप इसको बता सकते हैं। इसके लेखक कौटिल्य हैं। इस पुस्तक में 15 अधिकरण हैं और 180 प्रकरण हैं। टाइटल से ये अर्थशास्त्री किताब लगती है, लेकिन इसका मूल विषय राजनीति और दंड नीति है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, इसलिए वो एक व्यवहारिक राजनीतिक भी थे और एक राजनीतिक सिद्धांतकार भी थे। इस किताब के नोटेबल जो आइडियाज़ हैं, बड़े विचार हैं, वो है कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, जिसमें उसने राज्य के 7 अंगों राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र की बात कही है। इसके अलावा 6 गुण्य नीति, 6 गुणों वाली नीति और कुछ और विचार महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 209, पॉलिस का मतलब निम्न में से क्या है? शहर, राज्य, गाँव, राष्ट्र, राज्य, देश। तो पॉलिस जो है वो यूनानी शब्द है, जिसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो सिटी स्टेट है और हिंदी में उसको शहर राज्य कहेंगे। ये यूनानी संकल्पना है, आपको पता होगा। यूनान में जहाँ पॉलिटिकल साइंस का जन्म हुआ, अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, लेकिन यूनान का पहला राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो है। तो उस समय वहाँ पर सिटी स्टेट हुआ करते थे। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 बताई है। इस पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्लेटो की बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं दी रिपब्लिक और दी लॉज। उसके अलावा मैनो, फेडो, क्रिटो, इसका मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत सारी किताबें उसकी हैं। क्वेश्चन नंबर 210, निम्न में से राज्य का मूल तत्व क्या है? सेना, राजा, खजाना, सर्वसत्ता, सॉवरेनिटी। तो आपको मैंने बताया था कि राजनीति विज्ञान में राज्य के 4 तत्व बताए गए हैं, क्रमशः जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता, सॉवरेनिटी। तो संप्रभुता, जिसको राज्य की आत्मा भी कहा जाता है, वो राज्य का सबसे मूल तत्व है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व भी है। आपको पता होगा कि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत एक राज्य नहीं था, क्योंकि हमारे पास संप्रभुता नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 211, सत्ता का पृथक्करण सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? कॉल फ्रेडरिक, JS मिल, मॉन्टेस्क्यू, अरिस्टोटल। तो मॉन्टेस्क्यू ने अपनी किताब स्पिरिट ऑफ लॉज जो 1748 में प्रकाशित हुई, उसमें इस सिद्धांत को दिया था और इसका मूल विचार ये है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए आवश्यक है कि शक्ति का बंटवारा सरकार के 3 अंगों के बीच किया जाना चाहिए। सरकार के 3 अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं। यदि इनमें से किसी एक अंग के पास सारी शक्तियाँ केंद्रित हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं वह अंग निरंकुश हो जाएगा। ये सिद्धांत उसने ब्रिटेन के अनुभव के आधार पर दिया था, लेकिन बाद में जब दूसरे विश्लेषकों ने देखा तो ये पाया कि ब्रिटेन में संसदात्मक व्यवस्था है, वहाँ पर पूर्ण शक्ति पृथक्करण नहीं पाया जाता है। इस विचार को अपने संविधान में पहली बार अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने इंक्लूड किया। वहाँ पर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के साथ एक नया विचार जोड़ा गया, जिसको हम चेक्स एंड बैलेंसेस, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 212, लोकतंत्र ऐसी शासन पद्धति है जिसमें अंतिम सत्ता इनके हाथों में होती है? राजनीतिक, लोक सेवा, जनता, भीड़। तो डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो ये जनता में होती है। ये परिभाषा हम पढ़ते हैं कि ये अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की है, लेकिन इस परिभाषा को उन्होंने अपने गेट्सबर्ग संबोधन जो उन्होंने अमेरिकी गृह युद्ध के समय दिया था उसमें दोहराया था। मूलतः ये परिभाषा एक यूनानी दार्शनिक वलियोन की है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 213, सरकार का 4th स्टेट किसे माना जाता है? चौथा स्तंभ।
राजनीतिक दल, दबाव गुट, जनमत, अखबार। तो आपको पता है कि मीडिया को हम सरकार का चौथा स्तंभ कहते हैं। 3 स्तंभ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं। हम ये माना जाता है और ये पढ़ते हैं राजनीति विज्ञान में कि एक निष्पक्ष मीडिया जो है, स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए इसको चौथा स्टेट कहते हैं। और चूंकि यहाँ पे मीडिया शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है तो अखबार उसका बड़ा रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए अखबार ही ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 214, राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? तो संघ की जितनी भी नियुक्तियाँ हैं वो अमूमन राष्ट्रपति ही करता है और राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। क्वेश्चन नंबर 215, निम्न में से कौन सा देश यूएन के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को विश्व शांति और सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ नामक एक संस्था की स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। इसके 6 अंग हैं, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद। इसको उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी कह सकते हैं। इसमें मूलतः 11 सदस्य थे, जिसमें 5 स्थायी सदस्य थे और 6 अस्थायी, लेकिन बाद में 1965 में एक संशोधन करके इसकी सदस्य संख्या 15 कर दी गई। अब 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद नए सदस्यों का चुनाव होता है। तो यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम, वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 216, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसने लिखी है? जेपी पटेल, एमके गांधी, वीपी सिंह। तो ये बहुत पॉपुलर किताब है, स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ इसका पूरा नाम है। 1925 में प्रकाशित हुई। ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। जयप्रकाश नारायण को हम संपूर्ण क्रांति और दलविहीन लोकतंत्र के सिद्धांत के लिए जानते हैं। वो एक बड़े समाजवादी विचारक हैं भारत के। वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे। सरदार पटेल ने 562 देशी रियासतों के भारतीय संघ में विलय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। क्वेश्चन नंबर 217, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? तो ये मद्रास में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 218, मंत्रिमंडल के प्रमुख कौन होते हैं? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका प्रधानमंत्री होगा। क्वेश्चन नंबर 219, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना इस वर्ष हुई थी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में 1993 में स्थापित किया गया था। इसका एक पूरा एक्ट है, इसमें ही राज्य मानव अधिकार आयोग की भी व्यवस्था है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्य कार्य भारत में मानव अधिकारों का प्रोटेक्शन और उनकी दशा के संबंध में समीक्षा करना है। कई बार ये स्वतः संज्ञान से भी कुछ मामलों को उठाता है और जहाँ पर भी मानव अधिकारों का हनन देखता है वहाँ पर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 220, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति में प्रत्येक मतदाता जितनी सीटें भरी जानी हैं उनमें से एक कम पसंद सूचित करता है, जितने प्रतिनिधि चुनते हैं उतनी पसंद सूचित कर सकता है, केवल एक पसंद सूचित कर सकता है, केवल 2 पसंद दिखा सकता है। तो इस पद्धति में जितने प्रतिनिधि चुनने होते हैं उतनी पसंद सूचित करता है मतदाता और उनको क्रमशः बताता है ABCD कि इस जो कैंडिडेट है इसको मेरी A पसंद है, इसको B, इसको C पर, इसको D पर। तो ऐसे करा जाता है। भारत में राज्यसभा, विधान परिषद, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार कहलाते हैं, तो ये मौलिक अधिकार कहलाते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। संविधान किसी देश का फंडामेंटल लॉ होता है, इसलिए उस संविधान में जिन अधिकारों का उपबंध होता है उनको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, इनको स्पेशल प्रोटेक्शन रहते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का जो विचार है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। यद्यपि ये आप जान लें कि जब मूलतः अमेरिका का संविधान बना 1787 में और 1791 में लागू हुआ, तब वहाँ पर उसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं किया गया था। बाद में संविधान के प्रथम 10 संशोधनों के द्वारा वहाँ पर मौलिक अधिकारों की व्यवस्था संविधान में कर दी गई और ये संशोधन 1791 में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 222, धर्मनिरपेक्षता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयाम इस धर्म का राज्य डॉट है में सम्मिलन या पृथक्करण। तो धर्मनिरपेक्षता का मूल आशय यह है कि राज्य जो है वो धर्म से पृथक है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और राज्य धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन भारत के संबंध में यदि सेकुलरिज्म यानी पंथ निरपेक्षता की अवधारणा को देखें तो ये एक सकारात्मक अवधारणा है, जहाँ पर धार्मिक सुधारों के लिए या धार्मिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है।
जैसे दहेज प्रथा को रोकने के लिए उसने कानून बनाया है, जैसे उसने सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाया, और जैसे अभी 3 तलाक को ख़त्म करने के लिए भी एक कानून बनाया है। तो भारतीय पंथ निरपेक्षता की अवधारणा सकारात्मक अवधारणा है। भारतीय संविधान में जो सेकुलर शब्द है वो मूलतः इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। इसके अलावा 2 और शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी एक शब्द है, सोशलिस्ट, और एक अखंडता, इंटीग्रिटी शब्द जोड़े गए थे। इसलिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 223, इतिहास में डैश के आधार पर वंचन, निष्कासन और अत्याचार के बहुत से उदाहरण मिलते हैं। तो भारतीय संबंध में यदि हम देखें तो जाति के आधार पर इतिहास में बहुत सारे अत्याचार, बहुत सारे निष्कासन और वंचन देखने को मिलते हैं। समाज के एक बड़े वर्ग को अस्पृश्य मान लिया गया, उसको छूने तक की मनाही कर दी गई, और लेकिन इस व्यवस्था को, जो अस्पृश्यता की व्यवस्था थी, इसको संविधान में आर्टिकल 17 में समाप्त कर दिया गया और इसको गैरकानूनी घोषित किया गया। संसद ने 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया और उसके बाद इसको 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 224, लोगों का समूह जो शक्ति के उभयनिष्ठ लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु एक दूसरे के निकट आता है कहलाता है। तार्किक समूह, हित समूह, राजनीतिक दल, राजनीतिक नेतृत्व। तो इस समूह को हम हित समूह कहते हैं। हित समूह का प्रमुख उद्देश्य सत्ता को प्रभावित करना और अपने हित में निर्णय कराना होता है, जहाँ की इसके विपरीत यदि हम देखें तो राजनीतिक दल जो है वो सत्ता को प्राप्त करना चाहता है, सत्ता में आकर अपनी नीतियों को लागू करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 225, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का मुख्य घटक है? नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी, ये सभी। तो आप देखते होंगे भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। कोई दल क्षेत्रीय दल है, कोई राष्ट्रीय दल है, ये निर्धारित करता है भारत का चुनाव आयोग, और वही चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है। तो ये सभी राजनीतिक दल के घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 226, यूपीए का विस्तार है, यानी यूपीए की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस इसकी फुल फॉर्म है। कांग्रेस के नेतृत्व में ये बहुत सारे दलों का गठबंधन है। अभी जब एनडीए सरकार आई है 2014 में, उससे पहले 2 कार्यकाल यूपीए सरकार के रहे, यूपीए 1 और यूपीए 2, जिसमें प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अभी जो सरकार है वो एनडीए की है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसमें भाजपा प्रमुख दल है, उसके अलावा उसकी विचारधारा के बहुत सारे दल उसमें हैं। क्वेश्चन नंबर 227, जब एक बहुदलीय व्यवस्था में कई दल चुनाव में लड़ने और शक्ति जीतने के उद्देश्य से साथ में हाथ मिला लेते हैं तो ये कहलाता है, तो ये कोएलिशन कहलाता है, गठबंधन कहलाता है। भारत में बहुत सारी गठबंधन सरकारों के बारे में आपने सुना होगा। एनडीए भी एक गठबंधन ही है, यूपीए भी एक गठबंधन है। क्वेश्चन नंबर 228, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहलाता है? तो भारत में रेनेसा यानी पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। 1829 में इन्हीं के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिंक, उस समय गवर्नर जनरल थे भारत के, उन्होंने सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित कराया था। क्वेश्चन नंबर 229, लोकतांत्रिक समाजों में राज्य का समान धर्म से पृथक्करण के कारण होता है। धार्मिक शिक्षा में बाधा हेतु, धर्म से बाहर जाने वाले व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा हेतु। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, धर्म से बाहर जाने वाले व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा हेतु लोकतांत्रिक समाजों में राज्य का समान धर्म से पृथक्करण होता है। क्वेश्चन नंबर 230, एक राज्य बनाने के लिए वांछित तत्व कितने हैं? तो इसके लिए 4 एलिमेंट्स नेसेसरी हैं। फर्स्ट इज पॉपुलेशन, सेकंड डिफाइंड टेरिटरी, थर्ड गवर्नमेंट एंड फोर्थ सॉवरेनिटी। यद्यपि भारतीय संदर्भ में यदि हम देखें तो भारत में आंगिक राज्य की संकल्पना दी गई है, जिसमें राज्य के 7 अंग बताए गए हैं, इसीलिए हम इसको सप्तांग थ्योरी के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 231, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के प्रतिपादक हैं। मेंशेविक, लेनिन, बोल्शेविक, इनमें से कोई नहीं। कार्ल मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की संकल्पना दी है, इसलिए इनमें से कोई भी नहीं ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 232, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि राज्य अंततः लुप्त हो जाएगा? द स्टेट विल विदर अवे। तो ये मार्क्स की विचारधारा जो है, जिसको हम कम्युनिज्म के नाम से जानते हैं, मार्क्सिज्म के नाम से जानते हैं, यही ये कहता है कि राज्य विलुप्त हो जाएगा। साम्यवाद है ही ऐसी अवस्था का नाम जहाँ पर ना कोई वर्ग है ना कोई राज्य है। तो कम्युनिज्म इज क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 233,
संप्रभु और स्वतंत्र राज्यों का ऐच्छिक एकत्व कहलाता है? तो ये कहलाता है कॉन्फेडरेशन, परिसंघ, जिसको हम राज्यमंडल भी कहते हैं। संघ यानी फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन में क्या अंतर है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, आप इसको ज़रूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 234, अमेरिका की नींव रखने वालों द्वारा कौन से राजनीतिक दार्शनिक को अधिक स्वीकार किया गया है और निजी संपत्ति के महत्व पर उसके विचार अमेरिकी संविधान के प्रारूप निर्माण और ऐतिहासिक विकास में परिलक्षित होते हैं? तो हमको पता है कि अमेरिका एक उदारवादी लोकतंत्र है। उदारवाद का जनक जॉन लॉक है। उदारवाद जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जिसको मानता है वो संपत्ति का अधिकार है, और जॉन लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में 3 अधिकारों की बात की थी, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की। संपत्ति की उसने बहुत सरल परिभाषा दी कि प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें विद्यमान हैं, यदि उसमें व्यक्ति अपना श्रम जोड़ देता है तो वो वस्तु उस व्यक्ति की हो जाती है, उसकी संपत्ति बन जाती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यदि हम देखें तो जैसे प्रकृति में किसी पेड़ पर फल लगा हुआ है, किसी व्यक्ति ने पेड़ पर चढ़कर उस फल को तोड़ लिया तो वो फल उसकी संपत्ति हो जाता है। तो इसमें जॉन लॉक ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 235, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग किसके द्वारा लिखा गया? तो अभी मैंने बताया था पीछे कि ये जॉन लॉक के द्वारा लिखा गया था। जीन जैक्स रूसो की किताबें हैं दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इमाइल, थॉमस हॉब्स की लेवायथन और डी.सी. वे, और ये किताब जो है जो क्वेश्चन में पूछी गई है ये जॉन लॉक की है। जॉन लॉक उदारवाद का जनक है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 236, शीर्षक स्टडीज इन हिस्ट्री एंड जूरिस्प्रूडेंस, जिसमें संविधान को कठोर और नम्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है, किसके द्वारा लिखी गई है? टी.एच. ग्रीन, गिलक्राइस्ट, लॉर्ड ब्राइस, इनमें से कोई नहीं। तो ये किताब 1901 में लिखी गई थी और इसको लिखा था लॉर्ड ब्राइस ने। इसी में इन्होंने संविधान का वर्गीकरण किया था कठोर और नम्य संविधान के रूप में। कठोर और नम्य संविधान का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए भी एक वीडियो स्पेशल बना दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 237, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो के दर्शन का प्रतिपाद्य को दर्शाती है? द रिपब्लिक, द लॉज, द पॉलिटिक्स, इनमें से कोई नहीं। तो द रिपब्लिक वो पुस्तक है जो प्लेटो के मूल दर्शन को दर्शाती है। इसमें उसने न्याय और न्याय संबंधी, शिक्षा संबंधी और बहुत सारे विषयों की चर्चा की है, लेकिन जो मूल विषय है इसका वो जस्टिस है, इसलिए इसका जो सब टाइटल है वो कंसर्निंग जस्टिस रखा गया है। यद्यपि रूसो का एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि रिपब्लिक न्याय पर नहीं बल्कि शिक्षा पर लिखा गया कभी भी सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, क्योंकि उसमें इसने शिक्षा व्यवस्था का भी विस्तृत निरूपण किया है। लेकिन फिर भी यदि ये पूछा जाए तो न्याय और शिक्षा दोनों ऑप्शन हो तो आप लोग न्याय को कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 238, कानून न्याय के प्रशासन में राज्य द्वारा अनुपयुक्त क्वेश्चन नंबर 238, कानून न्याय के प्रशासन में राज्य द्वारा अनुप्रयुक्त और मान्यता दिए गए नियमों का निकाय है, यह कहा है? सामंड, हॉलैंड, ग्रीन, इनमें से कोई नहीं। तो ये सामंड की परिभाषा है। हॉलैंड ने विधि के 6 स्रोत बताए हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है इनके बारे में। टी.एच. ग्रीन ब्रिटिश विचारक हैं जिन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एक किताब लिखी है, और उन्होंने जर्मन आदर्शवाद और ब्रिटिश उदारवाद का एक बेहतरीन मिश्रण तैयार करके अपने विचार दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 239, अरस्तु के विचार पश्चिम में प्लेटो की अपेक्षा अधिक स्वीकार्य हैं क्योंकि उसने आगे बढ़ाया निरंकुशता को, लोकतंत्र को, कानून के शासन को, इनमें से कोई नहीं। तो रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है वो पहली बार हमें अरस्तु के विचारों में देखने को मिलता है। यद्यपि रूल ऑफ लॉ को एक विस्तृत सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित करने का श्रेय ब्रिटिश विचारक या संविधानविद A.V. डाइसी को जाता है। उन्होंने अपनी किताब एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस में रूल ऑफ लॉ की बात की थी, लेकिन सबसे पहली बार अरस्तु ने इस पर अपना विचार दिया था और उसने कहा था कि विधि आवेश रहित विवेक है। क्वेश्चन नंबर 240, अयूब खान द्वारा बनाई गई प्रथम राष्ट्रीय सभा में विपक्ष का नेता किसे नामित किया गया? इसका सही ऑप्शन है यूसुफ खट्टक को। क्वेश्चन नंबर 241, 1948 में कश्मीर पर प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1948 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। माउंटबेटन प्लान के तहत ही भारत में सत्ता का हस्तांतरण किया गया था। एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे सी राजगोपालाचारी, क्योंकि इसके बाद इस पद को, गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया था और राष्ट्रपति पद अस्तित्व में आ गया था। जॉन लॉक के अनुसार सरकार का सर्वोत्तम रूप है कुलीन तंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र, इनमें से कोई नहीं।
तो आंसर की में इन्होंने कुलीन तंत्र को सही माना है, लेकिन मेरे विचार से सीमित राजतंत्र जॉन लॉक के अनुसार सर्वोत्तम रूप है सरकार का। इस पर आप खुद से डिसीजन लीजिएगा। मेरे हिसाब से सीमित राजतंत्र होना चाहिए, जो इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 243, प्लेटो के फांसीवाद का जन्म 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ, जबकि आधुनिक फांसीवाद किस सदी का उत्पाद है? तो ये 20वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें इन्होंने सही ऑप्शन माना है 20वीं सदी को। आपको पता होगा कि मुसोलिनी इटली में एक फांसीवादी शासक था। प्लेटो को प्रथम फांसीवादी कहा जाता है क्योंकि उसने राज्य में ही सारी शक्ति केंद्रित कर दी थी एक व्यक्ति के शासन में, जिसको वो दार्शनिक राजा कहता है। क्वेश्चन नंबर 244, प्लेटो के जीवन में मोड़ तब आया जब वह कितने वर्ष का था? 28 वर्ष का था। क्वेश्चन नंबर 245, कार्ल मार्क्स ने अपने डैश के सिद्धांत के लिए जाना जाता है? इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, बल राज्य का आधार, द्वंद्वात्मक आध्यात्मवाद, इनमें से कोई नहीं। तो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मटेरियल एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्ट्री के लिए कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। इसका मूल विचार यह है कि इतिहास में जो मुख्य परिवर्तनकारी शक्ति है वो आर्थिक तत्व है, वो मैटर है, पदार्थ है, कोई विचार या कोई दर्शन प्रणाली नहीं है। उसका एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्पना है बेसिक स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर की। उसमें बेसिक स्ट्रक्चर में उसने आर्थिक तत्व को, उत्पादन प्रणाली को रखा है, जबकि सुपर स्ट्रक्चर में बाकी कानून, दर्शन, इन सब चीज़ों को रखा है, धर्म को रखा है। तो ये कहता है कि जब बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं तो सुपर स्ट्रक्चर में अपना आप चेंजेस आ जाते हैं। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जैसे कोई पेड़ है, उसकी जड़ उसका बेसिक स्ट्रक्चर है और उसके तने, उसके पत्ते उसका सुपर स्ट्रक्चर है। तो यदि उसकी जड़ में कोई परिवर्तन आता है तो सारे पेड़ में परिवर्तन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 246, किसने कहा न्याय समानों के साथ समानता से और असमानों के साथ असमानता से व्यवहार करता है? तो ये विचार अरस्तु का है और ये उसके वितरणात्मक न्याय से संबंधित है। अरस्तु ने 2 प्रकार के न्याय की बात की है, पहला करेक्टिव या रेमेडियल जस्टिस और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस या वितरणात्मक न्याय। विधिक संप्रभुता की संकल्पना पहली बार दी गई थी। तो विधिक संप्रभुता की संकल्पना हॉब्स के द्वारा दी गई है। हॉब्स इंग्लैंड का एक दार्शनिक है जिसने सामाजिक संविदा सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 248, 1973 संविधान में विधि निर्माण के लिए विषयों की सूचियों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन टेक्निकली गलत फ्रेम किया गया है। इसमें इन्होंने सही ऑप्शन 3 को माना है। तो मुझे लगता है कि ये 7वीं अनुसूची से संबंधित है। उसमें 3 सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात की गई है। अवशिष्ट विषय जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं है, उनकी व्यवस्था आर्टिकल 248 में है और उसमें कहा गया है कि भारतीय संसद को उस पर विधि निर्माण का अधिकार होगा, एक्सक्लूसिवली, केवल और केवल उसी का। क्वेश्चन नंबर 249, वह सिद्धांत जो जर्मन आदर्शवाद, अंग्रेजी अर्थशास्त्र और फ्रांसीसी क्रांतिकारी सामाजिक विचारों का जिज्ञासु मिश्रण है कहलाता है? तो ये समाजवाद है, सोशलिज्म है। जर्मन आदर्शवादी विचारक हेगेल के बारे में आपने सुना होगा, उसने कहा था कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। संवरण का एक रूप जिसके अंतर्गत एक विधेयक खाँचों में बांटा जाता है, जिसके समूह का प्रतिदिन व्यवहार होना आवश्यक है, कहलाता है? गुलेटिन संवरण, साधारण संवरण, कंगारू संवरण, इनमें से कोई नहीं। तो ये गिलोटिन की व्यवस्था है। गिलोटिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय प्रचलन में आया एक शब्द था, जो एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा गर्दन को काट दिया जाता है। तो इसमें जो अनुदान की मांगें रखी जाती हैं बहुत सारे मंत्रालयों के द्वारा, तो उसमें चरण दर चरण विचार किया जाता है, लेकिन जब समय निकल जाता है तो उस पर बिना विचार किए ही, बिना बहस के मतदान करा लिया जाता है संपूर्ण मांग पर। तो इसी को हम गिलोटिन की व्यवस्था कहते हैं।